काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने यूपीएससी में सांख्यिकी की परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की है। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, तो चलिए इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। नमस्कार शालिनी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपने ये 8वीं रैंक हासिल की है पूरे भारत में। बहुत बड़ा चैलेंजिंग है एग्ज़ाम। तो आप किस तरह से शालिनी शेखावत को अब पहचान, किस तरह से बताएंगे कि क्या पहचान है शालिनी शेखावत? शालिनी को मैं सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में नहीं बता सकती। मैं एक वाइफ हूँ, एक बहू हूँ, एक मदर हूँ, डॉटर भी हूँ। तो काफ़ी सारे रूप है जो एक शालिनी को एज अ होल डिफाइन करते हैं। अब आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, पूरे भारत में 8वीं रैंक हासिल की है सांख्यिकी में। यूपीएससी की जो चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, तो पहले तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हमें बताइए कि आपने क्या किया, कहाँ से शुरुआत की और किस तरह से आप यहाँ पहुँची हैं। मेरी स्कूलिंग ब्राइटलैंड स्कूल वैशाली नगर से हुई है। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन आईसीजे कॉलेज मानसरोवर से किया है। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स मेरे सब्जेक्ट्स थे कोर। वहाँ से फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे के लिए तैयारी करी, जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं। तो उस दौरान मेरा बीएससी के बाद ही सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद में मेरा आईआईटी में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो यही मेरी स्टडीज़ मेरी यही थी। और कब से आपने प्रिपरेशन शुरू की? पहले से सोचा हुआ था, क्योंकि आप तो आईआईटी बॉम्बे गई हुई थी, तो लाइक टेक्निकल आपको जाना था, फिर ये पहले से दिमाग में था कि नहीं स्टैटिक्स में ये करना है तो फिर मुझे आगे जाना है? दरअसल जब मैं बीएससी में थी तब मैंने कहीं सुना था कि हाँ आईएएस कुछ होता है, बट उस दौरान इतना नहीं मालूम था कि कितना किस लेवल पर ये जॉब रहता है। जब मैं एमएससी गई और मैंने और एक्सप्लोर करा, तब मुझे था कि हाँ मेरे को ट्राई तो करना है। हो नहीं पाएगा वो अलग बात है, पर मुझे ट्राई करना था। पर एक ये भी था कि क्योंकि मैं आईआईटी बॉम्बे से मैंने पढ़ाई करी थी, तो मुझे लगता था कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो पहले मैंने सोचा कि जॉब करते हैं, 2-3 साल जॉब करते हैं, फिर एक ट्राई दूंगी मैं आईएएस के लिए। नहीं हो पाता है तो मैं इजीली वापस अपने कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकती हूँ। तो मैंने 2 साल जॉब करा, और उस दौरान मेरी शादी भी हो गई थी। और मेरे खुद के सिस्टर इन लॉ आरएएस है, मेरे फादर इन लॉ बड़े अफसर रहे हुए हैं। तो मेरी मदर इन लॉ को ऐसा था कि मेरी बहू भी अफसर बने। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा एक दिन, बोले कि आपको जॉब करनी है तो देख लो, अदरवाइज़ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो भी देखो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको तैयारी में। और मेरा हमेशा से था ही, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से ही था कि एक बार तो एग्ज़ाम देना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो मैंने शादी के बाद, थोड़ा जॉब के बाद, फिर मैंने जॉब छोड़ के मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो जो आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, किस पैकेज पे आप जॉब कर रहे थे? एक होता है ना बड़ा पैकेज की जॉब छोड़ के, ये कितना सही है कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी वाले लोग या मैथ बैकग्राउंड वाले लोग यूपीएससी में ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, तो ये बात आपको कितनी सही लगती है? जी, पैकेज मेरा बहुत अच्छा था। मैंने 2 जॉब्स करी थी, एक बॉम्बे में करा था, फिर एक जयपुर में करा था। दोनों में ही पैकेज अच्छा था, बट मेरे लिए कभी मनी क्राइटेरिया रहा ही नहीं था। तो इसलिए मेरे पास कभी ऐसा नहीं था कि अच्छा मैं गवर्नमेंट जॉब में चली जाऊंगी और कम सैलरी मिलेगी, बिकॉज कंपैरेटिवली आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका पैकेजेस भी बहुत हाई जाते हैं। बट पैकेज मेरे लिए कभी क्राइटेरिया था ही नहीं, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करा। तो स्टडी के दौरान क्या हर्डल थे, मतलब क्या चैलेंजेस थे आपके लिए जो आपको लगता था कि उनको आपने फाइट किया और उसके बाद इस लेवल पे पहुंचना? मैंने
2016 में मेरी जॉब छोड़ी और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पर उसी दौरान मैं और मेरे एक ब्रदर हैं, हम 2 ही भाई बहन हैं। तो उसी दौरान मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी और मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे और मुझे बहुत कहते थे कि हाँ शालिनी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मुझे याद है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में ही उन्होंने क्वार्टर्स ले रखे थे, वो वहीं रहते थे। तो काफ़ी बार होता था कि मैं भी वहीं रह के ही पढ़ाई कर रही हूँ हॉस्पिटल में। कई कई रात मैंने हॉस्पिटल में भी बिताई है। और क्योंकि कैंसर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रिवन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस रहता है, पेशेंट के लिए तो रहता ही है, फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। फिर मेरे भाई के 2 मेजर ऑपरेशंस हुए। एक मेजर ऑपरेशन में मेरे भाई की किडनी रिमूव करी, वो बहुत मेजर ऑपरेशन था। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर फर्स्ट ऑपरेशन में ठीक नहीं हो पाया और मेरे ब्रदर का इलाज चला 1.25 साल। और जो सेकंड मेजर ऑपरेशन था वो बॉम्बे में था और उसका ऑपरेशन हुआ अप्रैल में और 14 मई को मेरा एग्ज़ाम था ISS का। और जब उसका ऑपरेशन हुआ तो हमें पता चला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और अब बहुत कम चांसेस है सरवाइव करने के। तो मुझे याद है मैं 22 अप्रैल को मैंने फ़्लाइट बुक करी इमीडिएटली। मैं पहले नहीं गई थी, मुझे लगा था कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद मिलूँगी। उसने भी मुझे बोला कि अभी मत मिलना, पहले तू एग्ज़ाम दे ले मई में, मैं ठीक हो जाऊँगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो। बट जब ये बैड न्यूज़ सुनी तो मैंने तुरंत मैं बॉम्बे गई, 2-3 दिन बिताए। पर जब मैं वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी क्योंकि उस दौरान मेरे मम्मी पापा मेरे भाई के साथ थे। मैं मेरे पीहर में ही रहती थी, हम लोगों की जॉइंट फैमिली है। पर उस दौरान पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल था। तो 14 मई को मेरा एग्ज़ाम था, 3 दिन एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं मात्र 10 नंबर से रह गया मेरा 2017 में रिटर्न क्लियर करना। उसके बाद 2017 में ही दिसंबर में मेरे ब्रदर हमें इस दुनिया छोड़ के चले गए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मेरे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है जब उसके माँ बाप उसके सामने रोते हैं। तो उस दौरान मैंने सोचा मुझे नहीं पढ़ाई करनी, बट मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मेरे ब्रदर का नाम संजय है, संजय के लिए कर ले। मेरे मदर इन लॉ ने मुझे पुश करा, मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश करा कि नहीं शालिनी, संजय बना के लिए कर लो। तो मैंने 2017 दिसंबर में मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए। बट वो बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम था। तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करी, बट ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी। मेंटली हाँ, नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी एक्चुअली। और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर 2019 का जब मैंने दिया तो मेरा बच्चा 4-5 महीने का ही था। तो एक बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और जब आप मैरिड होते हो तो आपकी बहुत सारी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ से बहुत अटैचमेंट है। तो जब वो लोग विज़िट करते हैं घर पे तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मिलना है उनसे, मुझे मिलना है। बट मेरे मदर इन लॉ ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। 4 साल 5 साल कंटिन्यूसली सपोर्ट करना एक बहू को मदर कर सकती है। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट करा, मुझे बहुत सपोर्ट करा। मदर करती है, सबकी मदर्स करती है, बट मदर इन लॉज बहुत कम सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ मेरे सामने चट्टान बन के खड़ी रही कि नहीं, तुम पढ़ो, मैं देख लूँगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर बहू साथ नहीं रहे, ठीक है, सास ससुर के साथ नहीं रहती कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रह रही है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है सबको। क्योंकि मैं मेरे मम्मी के घर पे रह के प्रिपरेशन करती थी। बट यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे
मदर इन लॉ और मेरे तीनों सिस्टर इन लॉज, उन्होंने इमेंस सपोर्ट करा मुझे। एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड मिस्टर हरेंद्र सिंह, उनका सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो 2020 में फिर मेरा बच्चा 1 साल का था, 1.25 साल का था, तो मैं उसको छोड़ के फिर मैंने पीजी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि छोटे से बच्चे के साथ पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उसे छोड़ा और पीजी ज्वाइन करा। वो भी बहुत, एक माँ के लिए छोटे से बच्चे को छोड़ के जाना बहुत दुखदाई होता है। और फिर पढ़ना, और पढ़ते टाइम कॉन्सेंट्रेट करना कि नहीं मुझे पढ़ना है, आपको आपके बच्चे की याद आती है, आपको फैमिली की याद आती है। तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। बट फिर 2020 में मेरा रिटन क्लियर हो गया था। इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन 9 नंबर से रह गया था। फिर मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा अब नहीं, मैंने इतने साल 3-4 साल मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने अपने को पूरा झोंक दिया है, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि शालिनी, और मेरे मदर इन लॉ ने, कि एक बार ट्राई कर लो सिर्फ हमारे लिए, वन लास्ट टाइम। और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और ये वर्थ इट था मेरा अटेम्प्ट करना। मैंने गिव अप कर दिया था। हैड इट नॉट बीन माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ, आई वुड नॉट हैव बीन हेयर। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, माई एंटायर फैमिली। आपने जो ये लास्ट अटेम्प्ट दिया है, उस दौरान आपने बोला कि आप पीजी ज्वाइन कर लिया था, उस दौरान कोविड भी आ गया था जी। तो कोविड में फिर ये किस तरीके से मैनेज हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें तो बंद हो गई थी, पीजीज बंद हो गए थे, बाहर मार्केट पूरी तरह बंद था, इवन प्रिपरेशन के सोर्सेज क्या थे, आपके सोर्सेज भी बंद हो गए थे एक तरीके से। तो जी, वो कोविड वाला टाइम अपने आप में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। मेरे पीजी भी बंद हो गए थे, एग्ज़ाम शिफ्ट हो गए थे, डेट पता नहीं थी कि अब कब होगी। मुझे लगता था बच्चे के पास वापस चली जाती हूँ, हस्बैंड के पास वापस चली जाती हूँ, फैमिली के पास वापस चली जाती हूँ। पर मेरे मदर इन लॉ ने बोला नहीं बेटा, ये सब तो चलता रहेगा, तुम बस पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैं वापस आ गई थी, मेरी मम्मी के घर ही रहती थी मैं। समहाउ मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा, बहुत ज़्यादा। मैं उसको समझाती थी कि बेटा प्लीज़ मुझे पढ़ना है, तो कभी समझ जाता था, कभी हट करता था, मम्मा प्लीज़ खेलो, मम्मा प्लीज़ खेलो। मेरे पास टाइम नहीं होता था। उसमें गिल्ट बहुत रहता था कि आपका छोटा सा बच्चा, मैंने मेरे बच्चे का बहुत कुछ मिस कर दिया। और ब्रदर के जाने के बाद जो फैमिली का ट्रॉमा था, आपकी मदर साइड का, लाइक पीहर साइड का जो ट्रॉमा था, तो वो लोग आपको ऐसे कहीं हर्डल बने थे, मतलब, या फिर प्रिपरेशन में उन्होंने भी बोला कि नहीं गिव अप नहीं करना किसी भी तरीके से? और मेरे मदर फादर, यस, नहीं, हर्डल तो सवाल ही नहीं है। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरे फादर इन लॉ को तो हमेशा लगता था कि शालिनी तो बन ही गई है, बन ही जाएगी। जब 2020 में मेरा नहीं हुआ तो उनके लिए तो वो शॉक बहुत बड़ा था। उनको लगा ये कैसे हो गया। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर और मेरी मदर तो बहुत ज़्यादा, उनका तो मैं बयान नहीं कर सकती उनका सपोर्ट उन्होंने कितना करा। तो आपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया या कोचिंग वगैरह पे आपने ज़्यादा? नहीं, मैंने पहली बार जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मैं स्टडीज़ के टच में नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, जो जयपुर से ही करी थी। डॉक्टर यशवीर सिंह सर के यहाँ से मैंने कोचिंग करी थी। तो फर्स्ट ईयर मैंने कोचिंग करी, उसके बाद से फिर मैंने सेल्फ स्टडी करा बाद में। अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब सबका क्या रिएक्शन है? मतलब सिलेक्शन होने के जैसे ही रिजल्ट आपने सबसे पहले किसको बताया? मैं मेरे ससुराल में ही थी और मेरे सबसे बड़े वाले जीजा आए हुए थे, सिस्टर इन लॉ, मेरे मम्मा थे, मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे बुहार सास थे, वो बालकनी में बैठे थे। और मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि शालिनी तुम्हारा रिज़ल्ट हो गया, रिज़ल्ट आ गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया।
तो मैं सबसे पहले जाके मैंने मेरे इन लॉज को ही बताया, मैं रोने लग गई, मेरे इन लॉज रोने लग गए, वो बहुत खुश हुए, मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत रोने लग गई। फिर मैंने सबसे पहले जो कॉल करा वो मेरे फादर को करा था, क्योंकि वो डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि कब मेरी बेटी का सिलेक्शन होगा। लोग कई कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता और कोचिंग्स भी लेते हैं बहुत। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी इस दौरान? किस तरीके से आप मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बोला कि क्योंकि मैं स्टडीज़ के टच में नहीं थी, मैं जॉब कर रही थी, इसीलिए मैंने कोचिंग को प्रेफर करा, क्योंकि वो एक डायरेक्शन दे देते हैं आपको कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो आप डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बट इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में अच्छी कोचिंग्स होना बहुत बहुत कम रहता है। मैंने जहाँ से कोचिंग करी थी वो बहुत अच्छी थी, वहाँ से भी कर सकते हैं। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो होती है यूपीएससी के पास्ट ईयर्स पेपर। पास्ट ईयर पेपर्स को देखें, उनको एनालाइज करें, क्या पूछते हैं, कितना पूछते हैं, किस हिसाब से पूछते हैं। बिकॉज यूपीएससी कभी भी सीधे सवाल नहीं पूछती है, वो हमेशा थोड़े से घुमा के पूछती है, और हर साल उनका लेवल अप ही होता जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आप अपने आप को अपने आप में विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं कि इतने दिन में मुझे ऐसा करना है, ये सब मुझे कंप्लीट करना है। और अगर आपको आपके साथ कोई फ्रेंड है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा गाइड होता है। आपको पता चलता है कि आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं हैं, आपका पेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके कंपेनियंस होने चाहिए प्रिपरेशन के साथ, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी प्रिपरेशन के दौरान आप किसे शेयर करती थी अपनी जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करती थी, किसे शेयर करती थी? प्लस आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आपका कैसा रहा था कि कंटिन्यू वीकली करने हैं, मंथली करने हैं? जैसा कि मैंने बोला कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी हुई थी, तो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ ही शेयर करती थी। और क्वेश्चन पेपर्स ऐसा रहता था कि अगर जैसे 6 पेपर होते हैं, 6 एग्ज़ाम होते हैं आईएसएस के लिए, जिसमें 4 स्टैटिस्टिक्स का रहता है, 1 इंग्लिश का रहता है, 1 जनरल स्टडीज़ का रहता है। जनरल स्टडीज़ इंग्लिश भी डिस्क्रिप्टिव ही रहते हैं। तो और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते थे, तो मैं यही करती थी कि जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स निकालो, स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालो, अच्छा क्या क्या आया है, कैसे पढ़ना है। टॉपिक ख़त्म हो गया तब प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो कि आप सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता था तो मैं खुद से ही भी पेपर देती थी, टाइम लिमिट सेट करके कि अब मुझे 3 घंटे में ये पेपर क्लियर करना है। तो मैं यही करती थी कि टॉपिक ख़त्म हुआ तो मैं टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करती थी। यूपीएससी क्लियर करने वाले लोगों का कहना होता है मोस्टली कि हमने सब कुछ बंद कर दिया था, कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते थे, सब कुछ पार्टी वार्टी सब कुछ बंद था, सोशल मीडिया बंद था। आपका क्या था? मैं एक्चुअली क्योंकि मैं मैरिड हूँ और आफ्टर मैरिज तो अब फेस्टिवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो मैं मिस नहीं कर पाती थी। मैं फेस्टिवल्स के टाइम पे मेरे इन लॉज के घर जाके प्रॉपर सेलिब्रेशन होता था, बट सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहती थी। मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देती हैं, तो हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी लाए उससे दूर ही रहना चाहिए। और ये कितना सही है कि लैंग्वेज को लेके भी बहुत सवाल उठते हैं कि इंग्लिश वाले हैं तो इसलिए सेलेक्ट हो गए, आईआईटी वाले हैं तो उनका ब्रेन ऑलरेडी अच्छा होता है तो सेलेक्ट हो गए, बट हिंदी मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी वैसे मेरा इंग्लिश मीडियम ही था तो मुझे दिक्कत नहीं आई थी, पर मुझसे पहले जो मेरे साथ वाले कोचिंग वाले थे तो वो काफ़ी सारे लोग हिंदी मीडियम भी थे। तो बट पेपर इंग्लिश में ही सेट होता है, सब इंग्लिश में ही होता है। बट इंग्लिश मीडियम इसके अंदर क्या रहता है कि आपका
जब आप एमएससी करते हो तो इंग्लिश मीडियम में ही होती है आरयू के अंदर और बाकी जगह भी, तो वो लोग डेफिनेटली फिर वो इंग्लिश उनका थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो ही जाता है, कवर कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश मीडियम कोई हर्डल देता है। और जहाँ तक रही बात आईआईटी की और ब्रेन्स की, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आईआईटी इतना नहीं मैटर करेगा। वो ठीक है, हाँ आपके पास एक स्टार होता है कि हाँ भाई ये आईआईटी से है, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो नॉन आईआईटियंस हैं वो सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 1-2 बार प्रिपरेशन कर रही थी, 1-2 नंबर से रह गई थी, लाइक मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू के दौरान रह जाना, तो उस दौरान ऐसा कभी आया कि जैसे आरपीएससी के पेपर आउट हो जाते हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि अब नहीं हो सकता, इसमें तो पैसे वाले ही जा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई थॉट हर्डल? मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। मैं इतना गिल्ट में रहती थी कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतने ज़्यादा, मतलब इतना टाइम हो गया मैं मेरे हस्बैंड के साथ हार्डली समय बिता पाती थी। तो वो सारे हर्डल्स थे मेरी लाइफ में। पर हस्बैंड क्या करते हैं आपके, किस तरीके की जॉब में हैं, किस तरीके से, आपने बता ही दिया कि वो आपकी हेल्प तो करते थे, बट वो क्या करते हैं, किस तरीके की जॉब में हैं? वो आईटी सेक्टर में ही है, एज अ कंसल्टेंट जॉब करते हैं, और उन्होंने मेरी हर तरह से हेल्प करी है। जीएस का, जैसे मैंने बताया, जीएस का पेपर होता है तो बाकायदा कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते थे कि शालिनी ये मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि जीएस बहुत वाइड होता है। हमारे हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, मोस्टली करंट से रिलेटेड रहता है। तो मेरे हस्बैंड बाकायदा मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ाते थे, पॉलिटी भी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे, क्योंकि इंग्लिश भी डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो उन्होंने, और जीएस और इंग्लिश के अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत सारे, क्योंकि आपको फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मैं बस अपने रूम में रहती थी, मैं सिर्फ उनको बताती थी मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इन एवरी पॉसिबल वे उन्होंने मेरी हेल्प करी है, इमोशनली, मेंटली, सब तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मैं बयान नहीं कर सकती उन्होंने मेरी कितनी हेल्प करी है, कितना सपोर्ट करा है। तो डेली का क्या रूटीन रहता कि आप 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तो उस तरीके का कोई फिक्स? मैं कोशिश करती थी कि 10 घंटे पढ़ लूँ, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता था। कभी कभी आपका मूड पे अच्छा नहीं रहता था। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती थी, मैंने बताया, तो मुझे लगता था बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, पति के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, ससुराल जा आते हैं। तो पर मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना हर हफ्ते का शेड्यूल बनाती थी और मैं गोल सेट करती थी कि इतना इतना मुझे करना ही है। कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते थे, 14 घंटे भी हो जाते थे। तो ऐसा टाइम लिमिट नहीं था, पर मेरा ऐसा था कि ये गोल मुझे कंप्लीट करना है। जो लोग लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं तमाम तरीके की एग्ज़ाम्स की, और फिर उनका हौसला टूट जाता है कि तरह तरह के केसेस आते हैं, लाइक पेपर आउट हो गए या फिर कुछ और यूपीएससी तो इतना ब्रॉड सिलेबस है इसका, उसमें सोचना, उसके लिए प्रिपरेशन करना, बार बार गिव अप कर देना, तो उन लोगों को आप हौसला अफजाई के लिए किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, क्या बताएंगे उनको? मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप में सच में आपने कोई एक ड्रीम देखा है जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और इसमें मेरी अकेले की सफलता नहीं होती है, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कैंडिडेट अपने आप में हिम्मत रखे, हौसला हमेशा बुलंद रखे, और कैंडिडेट के साथ उसके फैमिली हमेशा उसका सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि सफलता दूर नहीं है। तो ये तो अपन ने सारे प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें कर ली, लेकिन अभी जो शालिनी बचपन से कहाँ रही थी, कहाँ पली बड़ी, किस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ी, कैसे सपने देखे, तो कहाँ से बिलोंग करना? मैं
झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मोजास गांव है मेरा। मेरे दादू साहब का नाम श्री करण सिंह शेखावत है और मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र सिंह शेखावत है। तो जयपुर में ही मैं पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग भी मेरी जयपुर से ही हुई है। सपने तो मैंने यही देखा था कि एक दिन बड़े होके कुछ अच्छा हासिल करना है। फिर जो मेरी शादी हुई है वो नागौर ज़िले के अंदर मांडल जोधा गांव से मेरा ससुराल बिलोंग करता है। मेरे फादर इन लॉ का नाम है श्री जगदीश सिंह राठौड़। मेरे पति का नाम है श्री हरेंद्र सिंह राठौड़। तो मुझे यही लगता है कि जो मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में कि एक अच्छी फैमिली रहेगी, अच्छा ससुराल मिलेगा और अच्छा पति मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आज वो साकार हुआ। आपके सेलेक्ट होने की खबरें तो आपके गांव तक भी पहुंची गई होंगी, तो गांव के लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं या कुछ उम्मीदें रखते हैं आपसे कि नहीं अब आप वहां जाके किस तरीके से उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगी? गांव वाले बहुत खुश हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो ननिहाल है वो चूरू ज़िले के अंदर गोलसर है। तो 3 गांवों को, जैसा आज मेरे नानो सा ने बोला कि तुमने 3 गांवों का नाम रोशन कर दिया है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत खुश है। तीनों गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश है। परिवार वाले सब लोग फोन बहुत कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल। अभी भी बहुत सारे विशेज़ अभी भी आ रही है। विशेष के साथ साथ कहीं ये तो नहीं कि पूछ लें अब चलो बताओ हमारे गांव में आगे क्या डेवलपमेंट करने वाली हो? जी जो जिसमें मेरा चयन हुआ है भारतीय सांख्यिकी सेवा, उसका जो मेजर काम रहता है वो होता है आप डेटा कलेक्ट करो और पॉलिसी, जो हमारी बेसिक जो पॉलिसीज रहती है तो वो उसका बेस रहता है। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका मेनली काम ही यही रहता है पॉलिसीज को डायरेक्शन करना। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज जब इम्प्लीमेंट होती है ग्राउंड लेवल पर ही होती है। इसी से हम जो जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, पावर्टी लाइन एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेट करते हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल पीपल पर ही जाता है। तो डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा जो कहते हैं योगदान हो सकता है मेरा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के थ्रू लोगों की लाइफ इम्प्रूव करना। हाँ, रिकमेंडेशन तो जा ही सकती है कि लाइक इस जगह पे ये रेशियो है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, ये स्कीम बनाई जा सकती है। तो वो डेटा तो ग्राउंड लेवल पे जो आप बता रही हैं वो जा ही सकता है। तो ये तो बहुत ही लाइक अच्छी बात है आपके सभी के लिए। आपको फिर से बधाई। आपने आपके तीनों जगहों का, जैसे आपने बताया ननिहाल, पीहरपक्ष और गाँव, सभी लोग खुश हो रहे हैं और हम लोग भी खुश हैं अब आपसे बात करके ये सारी चीज़ें जान के। तो ये थी शालिनी शेखावत हमारे साथ स्टूडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।